नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है उत्कर्ष के जो मॉडल पेपर देख रहे थे, टॉपिक वाइज साइकोलॉजी देख रहे थे, यूनिट वाइज 2 यूनिट हो चुकी, तीसरी यूनिट की पहली क्लास हो चुकी। अब तीसरी यूनिट की दूसरी क्लास देखेंगे 25 क्वेश्चन की। पूरा जो है मैं सिलेबस कवर करवा दूंगा आपका साइकोलॉजी का। और साइकोलॉजी में अगर आपने जो है 25 नंबर खींच लिए ना, तो फिर आपको पात्रता से कोई नहीं रोकने वाला। पहला क्वेश्चन है आज का कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए, आप उत्तर सोच लें अपना कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है। वो संदेही, संकालु और एकांत प्रिय रहने वाला होता है, तो बिल्कुल होता है। आगे वाला और देख लेते हैं। दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, दूसरों के साथ हंसी मजाक कभी अंतर्मुखी वाला नहीं करता। कौन करता है? बहिर्मुखी वाला। ठीक है। समूह का नेतृत्व करने वाला यानी सामाजिक रूप से जो है सक्रिय हो, वो भी बहिर्मुखी होता है। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाला, ये भी क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अंतर्मुखी होंगे, एकांत प्रिय होते हैं, संदेह, मान लो कि पास वाले से पेन भी नहीं मांग पाते हैं। लेकिन जैसे आप टीचर बन जाओगे ना, वैसे ही आप जो है इन सब चीजों से बाहर निकल जाओगे, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन जाओगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो अच्छे से तैयारी करें आप। ठीक है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वो संदेही होते हैं, संकालु होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, यानी चुपचाप रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। आप में से बहुत सारे होंगे, मैं भी था पहले। लेकिन आप जैसे सामाजिक जीवन में आ जाओगे, टीचर बन जाओगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप भी जो है ये अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की ओर क्या हो जाओगे? प्रस्थान कर दोगे। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है आपका युंग को, जिसको जुंग भी कहते थे। कई जगह जुंग लिखा था, कई जगह युंग लिखा था। और ये जो कलाम का कल जो फाइनल टेस्ट हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन आ गया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करें नए स्टूडेंट। ठीक है। 4-5 दिन बचे हैं परीक्षा में, लेकिन आप आगे 3rd ग्रेड की भी तो तैयारी करने वाले हो। सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, 2 वैकेंसी आने वाली है इस मुख्य परीक्षा की। दोनों की तैयारी जीवा स्टडी पर जारी रहेगी। सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो वर्गीकरण दिया कार्ल जुंग ने। अगला क्वेश्चन, युंग भी और जुंग भी दोनों नाम लिखे हुए आ सकते हैं। फिर है, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? पहला, व्यक्ति के शरीर की ग्रंथियों द्वारा हो सकता है। आगे देखो, कभी भी पहला ऑप्शन पढ़कर उत्तर नहीं देना है, यह भी दिमाग में बैठा लेना। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में उत्तर देना है। मान लो कि आपने पहला पढ़ा कि व्यक्ति के शरीर की ग्रंथियों द्वारा, और यह सही लग रहा है, आप एक गोला भर दो, ऐसा नहीं करना है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ो। परिवार द्वारा बिल्कुल होता है, परिवार द्वारा भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, तो इससे भी होता है। अब चौथा ऑप्शन देखो, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, तो उत्तर चौथा होगा, ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि चारों सही है। लेकिन उपयुक्त कथन कौन सा है? चौथा, जिसमें तीनों की तीनों जो है ऊपर वाले भी साथ में है। तो उत्तर हो जाएगा ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय तीनों से प्राप्त अनुभव द्वारा जो है विकासशील व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है किस प्रकार का होता है? सबसे पहला, केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति, तो अपने में समाया होने वाला एकांत प्रिय होता है आपका अंतर्मुखी। कौन सा होता है? अंतर्मुखी। फिर विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, यह भी अंतर्मुखी होता है। ठीक है। शीघ्र परेशान होने वाला व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है, यह भी अंतर्मुखी होता है। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है ना, जो बहुत बातेड़ी होता है, या जो है सामाजिक रूप से सक्रिय होता है, वो जल्दी से परेशान नहीं होता है। ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बहिर्मुखी। हमेशा बहिर्मुखी ही बनना चाहिए अपने को। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? ठीक है। ये बात अपन जो है कल वाली क्लास में भी कर चुके हैं, उससे पहले वाले में भी कर चुके हैं कि व्यक्तित्व की जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती है ना, व्यक्तिनिष्ठ विधियां जीवन इतिहास विधि हो गई, व्यक्तिगत विधियां हो गई, आत्मकथा विधि हो गई। जीवन इतिहास विधि एक प्रकार की आत्मकथा विधि है, तो ये सारी व्यक्तिनिष्ठ होती है। ठीक है। और प्रेक्षेपी विधियां जो होती है ना, सीएटी, टीएटी, रोडसा शाही दावा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये होती है आपकी प्रेक्षेपी विधियां। इनको भी ध्यान आपको रखना है। एक होती है प्रेक्षणीय विधियां, जैसे साक्षात्कार वगैरह होती है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखो, व्यक्तिनिष्ठ विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, यह नहीं है। व्यक्तित्व गुणों का मूल्यांकन नहीं है, ये रहा। जीवन कक्षा, व्यक्तिगत विधि और आत्मकथा विधि, ये सारी की सारी आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका और उम्मीद है आप जो है अगर आप मेरी क्लास में देखते आ रहे हो तो ये क्वेश्चन हाथों हाथ आप उत्तर कर दोगे इसका, कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, निम्नलिखित में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के या हाई हील की सैंडल या जूते पहनती है, वो लंबा दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? तो ये करिए, आपको बताइए पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में चर्चा कर चुके क्षतिपूर्ति की। ठीक है, मतलब वो क्षतिपूर्ति करिए जो चीजें उसके पास नहीं है उसकी। ठीक है, ये उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मानसिक थकान का लक्षण क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मानसिक थकान का लक्षण क्या है? शरीर में दर्द तो शारीरिक थकान है। तेज और कठिन श्वास आना, तो ये भी जो है मानसिक थकान ही है, शारीरिक थकान ही है। असामान्य व्यवहार, ये भी जो है आपका मानसिक थकान का कारण नहीं है। ध्यान केंद्रित न होना, मतलब एक जो है ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता आपका, इसका मतलब आप मानसिक रूप से थके हो। जैसे आपने को जो 2 दिन की नींद निकालनी होती है, उसके बाद आपका माइंड इतना काम नहीं करता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते आप, तो जो है ये मानसिक थकान को क्या करता है, जो है बताता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। भग्नाशा मतलब वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, भग्नाशा होती है वो इच्छाएं या दमित इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही है। तो जो भग्नाशा उसका सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है वो पूछा है। असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति और नैतिक आदर्श। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत जटिल टाइप से दिए हुए हैं, ऑप्शन हार्ड दिए हुए हैं इसके। तो भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण ध्यान रख लेना, मानसिक संघर्ष है। ठीक है, मानसिक संघर्ष के कारण भग्नाशा, जो आशाएं अपनी पूरी नहीं होती, वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? जैसे कोई एक बच्चा है, उसके पापा प्रोफेसर है, पापा क्या है, प्रोफेसर है, और वो अपना जो है परिचय खुद क्या है, एकदम जो है क्या करे, वीक है, मंदबुद्धि है, तो वो अपना परिचय क्या देता है कि मेरे पापा ऐसे प्रोफेसर है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तदात्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तदात्मीकरण। ठीक है, प्रतिगमन बार पढ़ चुके अपन। विभक्त में पीछे लौटना प्रतिगमन होता है। जैसे बुढ़े व्यक्ति द्वारा अपने बचपन के या जवानी के किस्से सुनाना, ये प्रतिगमन होता है। प्रक्षेपण, दूसरों पर दोषारोपण कर देना या जो दूसरों पर प्रक्षेपित कर देना कोई चीज, कि कोई विद्यार्थी है वो एग्जाम में फेल हो जाता है और वो बोलता है कि अध्यापक ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये होता है प्रक्षेपण। दमन, अपनी दमित इच्छाएं जो होती हैं, अपनी ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही है, उनको अवचेतन मन में धकेल देना दमन कहलाता है। और ये जो है दूसरों के ऊपर जो है करना है, तदात्मीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि कोई चीज में असफल हो जाता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उसको जो है खुद की जो दुख और पीड़ा उसको जो है अवचेतन मन में भेज देता है, मतलब भूल जाता है, तो उसको कहते हैं दमन। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन चर्चा कर चुके हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? क्वेश्चन का उत्तर सोचें कि एक विकलांग बालक है, चाहे वो किसी रूप से विकलांग हो, चाहे वो जो है हाथ पैर से विकलांग हो या बहरा हो, जैसा भी हो, एक विकलांग व्यक्ति जो बालक है वो अत्यधिक परिश्रम कर कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस रक्षा युक्ति प्रणाली में रखेंगे? तो देखो, इसको रखेंगे क्षतिपूर्ति में। ये भी जो हाई हिल वाला है ना, ऊंची एडी वाला, सेम वैसा ही है कि वो अपनी विकलांगता को छुपा पाए, इसलिए वो अच्छा करने की कोशिश करता है। तो उत्तर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो अपनी रक्षा युक्तियां होती है ना, ये दमन, प्रतिगमन, प्रेक्षण, प्रतिगमन, ये सारे के सारे किस चीज में सहायता करते हैं? तो देखो, ये होती है समायोजन की युक्तियां, खुद को एडजस्ट करने की। तो ये क्या करती है? ये अपने को दबाव से निपटने की जो है क्या करती है? दबाव से निपटने की में सहायता करती है। जो रक्षा युक्तियां होती है वो अपने को दबाव से निपटने में सहायता कैसे करती है? दबाव से कैसे निपटोगे? मतलब कोई चीज, जैसे हाई हील वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो लड़की है वो छोटी है हाइट में, तो उसको क्या होता है, ऐसे दबाव रहता है कि यार मैं छोटी हूं, कैसे दिखती हूँ, ये तो वो हाई हील वाली जो है सैंडल पहनती है और लंबी दिखती है, उससे उसका थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है माइंड से। तो रक्षा युक्तियां हमारी दबाव से निपटने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति जो रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी?
ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अति कल्पना होगी उसकी। मान लो कि कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, जैसे मान लो किसी के पैर नहीं है, ठीक है, वो कल्पना करता है कि मैं फुटबॉल खेलूं, मैं क्रिकेट खेलूं, तो ये सारे के सारे जो शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति है वो अपनी रक्षा युक्ति के रूप में जो है अति कल्पना को महत्व देते हैं, ठीक है, वो खुद जो है फील करते हैं मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, तो वो अति कल्पना होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। मतलब हम खुद को समायोजित क्यों करते हैं? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। और मेरे हिसाब से आज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें, ठीक है। तो समायोजन से तात्पर्य सिर्फ यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन कर हम अपनी आवश्यकताओं को क्या कर ले? संतुष्ट कर ले। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना आपको, तो देखो जैसे जो पहले नाम क्या दिया हुआ है बहिर्मुखी, और बाद में क्या दिया हुआ है अंतर्मुखी, बाद में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, अंतर्मुखी। मतलब अपने को इन ऑप्शन में से वो चीज देखनी है जो बहिर्मुखी की विशेषता हो, मतलब हमेशा पहले वाले की विशेषता देखनी है, पहला है ना और ये दूसरा है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मतलब ऑप्शन में अपने को बहिर्मुखी जो पहले दिया हुआ है उसकी विशेषता देखनी है। देखो, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, ठीक है, देखते हैं। फिर जो है आपका मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, ये हो सकता है। अपनी बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना, अपने ही बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना, आंतरिक जो मतलब अंतर्मुखी होता है उसकी जो विशेषता होती है। मजबूत भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी, ये भी अंतर्मुखी की होती है, क्योंकि बहिर्मुखी को हर चीजें ही लगभग पसंद ही होती है। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, ये भी अंतर्मुखी होती है, क्योंकि बहिर्मुखी बोलता ज्यादा। तो उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से जो है ज्यादा जो है क्या होता है, भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो देखो, बालक जो होता है ना छोटा, उसका जो व्यक्तित्व है उसको अनुदेशनात्मक अधिगम ज्यादा प्रभावित करता है। अनुदेशनात्मक मतलब हम उसको अनुदेशन देते हैं, आप ऐसे करो वो करो, माता पिता उसको अनुदेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो ध्यान रखना, बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है अनुदेशनात्मक अधिगम। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो है ये आज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम लेवल के आ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 चल रही है अपनी, जो इसको चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। इस बात पर नए वाले स्टूडेंट 70% अभी भी जो है नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की एक मनोविश्लेषण परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। ध्यान रखना, मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक विधियां जो होती है ना, मनोविश्लेषण या एक मिनट सही लिख देता हूं, एक तो मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक विधियां, ये होती है हमेशा जो है प्रक्षेपी विधियां जो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं वही होते हैं मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक। और ये होते हैं आपके जैसे CAT है, TAT है, ठीक है, वाक्य पूर्ति है और रोडसा शाही दाबा परीक्षण है, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपी या मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणी होते हैं। तो आप बताओ आप उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखो, शब्द साहचर्य परीक्षण, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है। मतलब व्यक्तित्व किसका स्थायी समायोजन होता है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन और प्रकृति, इन तीनों का स्थायी समायोजन होता है, सभी से मिक्स होकर थोड़ा थोड़ा हर जगह से जो है प्रभावित होकर बनता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी की व्यक्तित्व जो आपका पर्यावरण, जीवन और प्रकृति तीनों से प्रभावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा है कि इद्दम और परम हेम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके? बिल्कुल नहीं। इद्दम तो आपको पता है, इद्दम इसके बाद होता है, इद्दम के बाद आता है ईगो, ठीक है, ईगो को कहेंगे अहम, और अहम के बाद होगा आपका सुपर ईगो यानी पराअहम, ठीक है, ये होते हैं। तो ये बोला इद्दम और पराअहम, ये इद्दम और पराअहम के बीच संतुलन स्थापित हो जाए, नहीं, इद्दम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक संतुलित व्यक्तित्व वो होता है जिसमें इद्दम और अहम यानी
और ईगो के बीच में अगर संतुलन है ना, तो वो व्यक्तित्व संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब आईडी और ईगो के बीच में संतुलन होना चाहिए। इदम और अहम के बीच अगर संतुलन है तो व्यक्तित्व भी क्या संतुलित है, ध्यान रख लेना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं होती है, मुख्य विशेषताएं कौन सी है? वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है? बिल्कुल नहीं, मेलजोल तो हमेशा बहिर्मुखी रखता है। वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं खेल कूद, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को रंगमंच अभिनय या कोई गाना प्रोग्राम में भाग लेता है? तो बिल्कुल नहीं लेता अंतर्मुखी। तो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है? तो ये बिल्कुल सही है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति तो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? पालन पोषण व शिक्षा का, अनुवांशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया का। तो आपको मैं बार बार बता चुका कि जहां वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, वातावरण या पर्यावरण, ये चार शब्द मिल जाए उत्तर हमेशा वो होगा। केवल वाले तो हमेशा ही नेगेटिव सेंस देते हैं, ये बात भी बता चुका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि मानव व्यक्तित्व आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। फिर अगला क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किस चीज को बताता है? सबसे पहले कि ये कथन सही है, तो इसको हम सही नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरुष और जो है इसमें समानता होती है। सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये सही होगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, ये जो है उस व्यक्ति के लैंगिक पूर्वाग्रह को, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव का पूर्वाग्रह है उसके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको डिनोट करता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, यह भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे ने श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हुए हैं, इसमें ठीक व सही अनुक्रम का जो है चयन करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें देखो आपको जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली मंद बुद्धि। प्रतिभाशाली के बाद में मंद बुद्धि आ नहीं सकती। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, उस श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, ये हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, ठीक है। तो जड़ बुद्धि मंद बुद्धि से पहले आनी चाहिए, तो यह गलत हो गया। जड़ बुद्धि मंद बुद्धि से भी कम होती है। श्रेष्ठ उच्च बुद्धि के बाद मंद बुद्धि नहीं आ सकती, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, थांडाई का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो थांडाई के सिद्धांत का नाम है बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बहुकारक सिद्धांत। और एक होता है जो है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोनों को ध्यान रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर का है। किसका? ये है आपका गार्डनर, ठीक है। और ये जो बहुकारक सिद्धांत है ये थांडाई का। तो उत्तर हो जाएगा इसका बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। एक तत्व सिद्धांत बिन्ने का है। द्विव तत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत दोनों के दोनों स्पीयरमैन के। किसके? स्पीयरमैन के। कारक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, ध्यान रखना। किसका है? गिलफोर्ड का। समूह कारक सिद्धांत एक अलग है, वो है थ्रस्टन का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिन्ने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसका सही बुद्धि लब्धि जो है किस विकल्प में दी हुई है? आपको बताइए वास्तविक आयु, एक मिनट, देखो बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? वास्तविक आयु और ऊपर मानसिक आयु, ठीक है, और गुणा 100, यही तो होती है। अब मानसिक आयु कितनी प्रदर्शित कर रहा है? 15 साल के बालक के बराबर। और वास्तविक आयु है 12, गुणा 100 कर दो। ये 3 के पाड़े से 5 बार, ये 4 बार, ये 4 के पाड़े से 25 बार। 25 को 5 से गुणा किया तो 125 इसका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अपने जो इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।